हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ, जो कि ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है। अगर तुम और कोई भी यूनिवर्सिटी से हो ऑल ओवर इंडिया, तुम्हारे सेमेस्टर्स के अंदर जरूर कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ नाम का सब्जेक्ट होगा। कोई भी सेमेस्टर में जरूर होगा वो, बट होगा कंफर्म सब्जेक्ट कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तुम चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, तुम आराम से इससे पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है। हम पिछले क्लासेस के अंदर डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अबाउट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, रेसिडेंट डायरेक्टर, वीमेन डायरेक्टर्स, ये सब के बारे में आज कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। नाम से पता चलता है फाइनेंशियल का मतलब है, इसका काम है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ का मतलब होता है हेड, सबसे टॉप में जो है। तो फाइनेंस का जो हेड है, जिसका सारा फाइनेंस रिलेटेड वर्क है, फाइनेंस का जो जिम्मेदारी जिस पर्सन के ऊपर है, जो हेड है फाइनेंस से, वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी के पूरे फाइनेंस को देखता है। वो सीईओ को एसेंशियल टिप्स, गाइडेंस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, देखना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीएफओ is essentially the person overseeing every aspect of its finances। सब कुछ देखता है किससे, रिलेटेड टू फाइनेंस। ठीक है, the CFO will provide financial advice। CFO फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CEO and board on, for instance, potential mergers, acquisitions, budgeting, डेट, इक्विटी एटसेट्रा। तो मर्जर से रिलेटेड, एक्विजिशन से रिलेटेड। मर्जर मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन का मिलना, एक्विजिशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को खरीदेगा, बजटिंग मतलब फ्यूचर के बारे में बजट्स बनाना, कितना पैसा लाएंगे डेट से, कितना पैसा लाएंगे इक्विटी से, ये सब कुछ देखने का काम किसका है, कंपनी के CFO का। The position of CFO is one of the most senior roles within a business। तो CFO एक बहुत ही बड़ा पोस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, and as you would expect requires a high level of education and experience। तो CFO क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, बहुत सीनियर रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसीलिए इसको वही पर्सन कर सकता है जो हाईली एजुकेटेड हो और हाईली एक्सपीरियंस्ड हो। क्लियर है। नेक्स्ट, द CFO is one of an organization most senior executives reporting directly to the CEO to help shape the company's financial operation। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस देखता है ये, एंड स्ट्रेटेजी, एज वेल एज मैनेजिंग अकाउंटिंग एंड डे टू डे बजटिंग। बाकी अकाउंटिंग का काम और डे टू डे बजटिंग, ये सब भी किसका काम है, CFO का। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो CFO का मेनली सारा काम है रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी से रिलेटेड सारा काम CFO करता है। क्लियर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। अगर मैं बोलूँ, मैं जितना भी तुमको पढ़ाया हूँ डायरेक्टर्स टॉपिक के अंदर, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है समवन हु इज नॉट डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी तरीके से कंपनी के ऊपर, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब जो अपना डिसीजंस खुद ले सकता है बिना किसी के दबाव पे, बिना किसी के प्रेशर के, जो खुद अपना डिसीजंस ले सकता है बिना बाइज्ड हुए, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है,
Independent director, as the name suggests, are directors on the board of a company who are independent individuals not having any other relationship or transaction with the company. जिसका कंपनी के साथ कोई भी दूसरा रिलेशनशिप या कोई भी दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कोई और रिलेशनशिप हुआ कंपनी से या कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के शेयर होल्डर से, तो उससे क्या होगा, हम बाइज्ड हो सकते हैं, हो सकता है हम अपने फायदा के लिए डिसीजन ले लें। तो इसीलिए कुछ कंपनियों के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना? सो दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं सही डिसीजंस ले सकें फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कुछ कंपनियों को मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना जरूरी है। कौन कौन से कंपनी को देखना? सबसे पहला पब्लिक कंपनी। ध्यान रखना, प्राइवेट के ऊपर तो लागू नहीं होता, किसके ऊपर लागू होता है? पब्लिक के ऊपर। ठीक है। पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। तो पहला कंडीशन है कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर सेल्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टोटल आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट्स मिलाकर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनियों को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या ये तीनों कंडीशन पूरा होना जरूरी है? नहीं। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर पूरा हो जाता है तो हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हमारा पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, और आउटस्टैंडिंग लोन्स, एडवांसेस, डिबेंचर्स मिलाकर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तीनों में से कोई भी एक चीज भी अगर है तो हमको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। ठीक है। कौन होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हु इज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ये हम समझते हैं। एक डायरेक्टर्स को कब इंडिपेंडेंट बोला जाएगा? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149। मैं चाहूंगा कि हम ये सेक्शन लर्न करें, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। सेक्शन लिख के आएंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनेगा उससे। ठीक है। तो सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट, आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी। और तो इन सबको इंडिपेंडेंट नहीं बोलते। किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को। ठीक है। तो कौन कौन इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला, who is in the opinion of a board is a person of integrity। जो एक इंटीग्रिटी वाला है, मतलब वो चीटिंग नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, जो कि अपने फायदा के लिए काम नहीं करता है, एंड possesses relevant expertise। तो बोर्ड के हिसाब से जो पर्सन का इंटीग्रिटी है और जो एक्सपर्ट है उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं। ठीक है। और क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला, हु इज और वाज नॉट अ प्रमोटर। जो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। ठीक है। हु इज नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स। प्रमोटर या डायरेक्टर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। हु हैज नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। कंपनी के साथ कोई भी और दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। नन ऑफ हुज रिलेटिव का भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए विद द कंपनी। तो समझ रहे हो, प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। पिक्यूनरी मतलब इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और उसके रिलेटिव का भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ये वाला। हु नीदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, जो कि ना कि खुद ना कि उसका रिलेटिव होल्ड करता है कोई की मैनेजेरियल पर्सोनल पोजीशन। अगर वो कंपनी का वो केएमपी है तो उसको हम इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे, या अगर कोई रिलेटिव हमारा केएमपी है तब भी हम वहां के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो अगर हम खुद केएमपी हैं तो हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेंगे, अगर हमारे रिलेटिव्स केएमपी हैं तो फिर हम उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, is or has been employee or proprietor or a partner in any of the 3 financial years immediately preceding the financial in which he is purported to be appointed। तो पिछले 3 साल में तुम उस कंपनी के एम्प्लॉय थे, प्रोप्राइटर थे या पार्टनर थे उस कंपनी में पिछले 3 सालों में, तो तुम अभी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्लियर है? तो ना ही खुद ना ही उसका रिलेटिव केएमपी होना चाहिए, ना ही वहां का एम्प्लॉय प्रोप्राइटर या पार्टनर होना चाहिए पिछले 3 सालों में। ठीक है। नेक्स्ट, होल्ड्स टुगेदर विथ हिज रिलेटिव 2%, अगर 2% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स है हमारे पास तो हम उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। जैसे अगर मेरे पास और मेरे रिलेटिव्स के पास मिलाकर अगर किसी कंपनी का 2% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट्स है तो इसका मतलब मैं उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्लियर? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना दिन तक एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूं तुमको। एक बार अपॉइंट होते हैं तो 5 साल का टर्म है, हर साल रीअपॉइंटमेंट होगा, लेकिन टोटल कितना टर्म है? 5 इयर्स का एक टर्म है। ठीक है, फिर 5 साल बाद एक और टर्म के लिए हम अपॉइंट हो सकते हैं फॉर अनदर 5 इयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 साल का गैप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 3 इयर्स तक हम वहां के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर 3 साल का गैप के बाद हम फिर से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। कितना साल के लिए? 5 और प्लस फिर से यहाँ पर 5। समझ में आ रहा है? तो एक बार 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, चाहे तो फिर से 5 साल के लिए एक बार और अपॉइंट हो सकता है, फिर 3 साल का गैप करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 इयर्स का गैप होगा, और 3 इयर्स के गैप के बाद फिर से वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है 2 टर्म के लिए। मतलब हर 5 साल में रीअपॉइंटमेंट, फिर एक 5 साल के साथ 2 बार 5 हो गया, 10 हो गया, अब 3 साल का गैप होगा, फिर नेक्स्ट 10 इयर्स फिर हो सकता है। क्लियर है? ये देखना, according to the companies at 2013 an independent director can hold office for a term of 5 consecutive years but shall be eligible for reappointment on passing of a special resolution by the company and disclosure of such appointment in the board's report। तो 5 साल के लिए हो सकता है अपॉइंटमेंट उसका हर साल, लेकिन रीअपॉइंटमेंट होता रहेगा। No independent director shall hold office for more than 2 consecutive terms। तो 2 बार से ज्यादा लग लग के हम होल्ड नहीं कर सकते, मतलब 5 + 5 टोटल 10 साल के लिए एक बार में रहेंगे। बट सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 इयर्स। मिनिमम 3 साल के बाद फिर से उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। मतलब 5 फिर 5, 3 साल का गैप, फिर 5 फिर 5 फिर 3 साल का गैप। समझ रहे हो? तो 5-5 साल 2 बार हो सकता है लग लग के, फिर 3 साल का गैप करेंगे। ठीक है,
दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और भी हैं, जैसे कि रेसिडेंट डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर, देख लेते हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट, हर कंपनी में कम से कम 1 रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। रेसिडेंट किसको बोलते हैं? जो कि पिछले साल इंडिया में रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। ठीक है, तो जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा है वो रेसिडेंट है, और जो नहीं रहा है वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो अगर 182 दिन तुम इंडिया में रहे हो देन यू आर अ रेसिडेंट। तो हर एक कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि रेसिडेंट डायरेक्टर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, विमेन डायरेक्टर। विमेन डायरेक्टर मतलब कुछ कंपनियों में मैंडेटरी है विमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। The company that 2013 has made a provision for employing women director on the board of certain class of companies. तो कुछ कंपनी के केसेस में विमेन डायरेक्टर्स मैंडेटरी है। पिछले वीडियोस में हम जबकि एमपी पढ़ रहे थे तब वहां पे बताया गया था कौन सी कंपनी में विमेन डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, द सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरी listed company shall appoint at least 1 independent director within 1 year from the commencement of the second provision to section 149। तो हर एक लिस्टेड कंपनी में मिनिमम जो है एक विमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी होगा। क्लियर है? बाकी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी प्रोविजंस है 100 करोड़ 300 करोड़ का, बट वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इतना समझ सकते हैं विमेन डायरेक्टर में कि हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और बाकी एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में आने का रेयर चांसेस है। रेसिडेंट डायरेक्टर एंड वुमेन डायरेक्टर। क्लियर है ये? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यूनिट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा। मैं होप करता हूँ कि तुमको वीडियोस काफी अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है तुमको। कमेंट पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोग को, और मोटिवेटेड होंगे तुम्हारे लिए वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय बाय।